एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाद अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है बायोमोलिक्यूल्स, जिसको बच्चे सोचते हैं हाँ ये तो इजी है सर की। जब तक आप खुद की गलतियों को रियलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को अपनी की हुई गलतियों के लिए पनिश नहीं करेंगे, इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको बेटा विजेता नहीं बने। बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हुए, नो डाउट, ठीक है, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उस टॉपिक का रिलेवेंट कहीं और भी है। जैसे ये आइसोमर, तो आप इस छोटे से रिएक्शन को तो मैंने अभी आपको याद करा दिया, विलियमसन रोना, और ये टॉपिक एक ऐसा है जहां से क्या होता है बेटा, पीवाईक्यू भी रिपीट होता है, तो यू आर रॉन्ग बेटा, आपका एग्जाम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हेलो मेरे प्यारे जेडबलई के एस्पिरेंट्स, बेटा आपका इंतजार अब खत्म होता है। हम अपने इस सीरीज के लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं, जहां हमने सबसे पहले आपको बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बताई, फिर हमने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बताई। आज हम बेटा आपके पास इस सीरीज के लास्ट वीडियो लेकर अवेलेबल हुए हैं, जिसमें हम आपको बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी स्ट्रेटजी है वो सब क्या करने वाले हैं बेटा, डील करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा हमने लास्ट तीनों दो वीडियोज में बहुत अच्छे से आपके लिए जेडबलई मेंस की एनालिसिस करी थी, आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। और अगर आपको लगता है कि आपके इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ तो अपने इस वीडियो को बेटा अपने और भी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको जेडबलई के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करनी है, ये बात हम आपके साथ अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बाकी सारे में किया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्लानिंग बनाने से पहले हम नेचर ऑफ सब्जेक्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारी स्टडी मटेरियल क्या हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में फिजिकल के लिए भी बताया, और मैंने आपको किसके लिए बताया बेटा, इनऑर्गेनिक के लिए भी बताया, और आज मैं आपको किसके लिए बताने वाला हूं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बेटा नेचर ऑफ सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है बेटा, ये एनालिटिकल होता है, और यहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप यहां पर डेफिनेशंस रटने जाएंगे, आप यहां पर क्या करने जाएंगे बेटा, चीजों को रट के समझना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट अबाउट व्हाट बेटा, एप्लीकेशन, ठीक है। आपके जो स्टडी मटेरियल हैं, सबसे पहली बात तो आपके नोट्स, फिर आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो मैं भी आपको बता दूंगा, जिसको आपको क्या करना है बेटा, यहां पर पढ़ना है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कहां पर रिलाय करना है बेटा, आपके नोट्स पर, और आपको जेडबलई मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी पर रिलाय करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर सिर्फ दो चीजें, एक तो आपका नोट्स और दूसरा क्या बेटा, आपका प्रीवियस ईयर जेडबलई मेंस पेपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग अगर रिलेटिव वेटेज देखा जाए बेटा सब्जेक्ट वाइज, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर क्या होता है बेटा, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर जो आपका टॉपिक है, वहां से जो कितने क्वेश्चंस आए हैं बेटा, 4 क्वेश्चंस आए हैं जेडबलई मेंस 2023 में, और इसका वेटेज कुछ इस प्रकार है। और आप चैप्टर वाइज क्या कर सकते हैं बेटा, इनका वेटेज और उनका परसेंटेज देख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वेटेज की, तो सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा टॉपिक रखता है बेटा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद आप एमाइंस देख सकते हैं, अमाइंस के बाद बेटा आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाद बेटा आप एक और कुछ कर सकते हैं, तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। मैं इसका एक डिटेल कंपैरिजन बनाने वाला हूं, अभी आपको दिखाऊंगा। अभी आप क्या करिए बेटा, अगर आपको जरूरत है कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स आए, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो गया हूं। चलिए आइए ध्यान देते हैं बेटा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है बेटा आपके कहां से, एरोमेटिक कंपाउंड से। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाद जनरली बच्चे दुनियादारी की चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे बेटा आपके जेईई मेंस के पेपर की, तो आपको ये पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाद अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है बायोमोलिक्यूल्स, जिसको बच्चे सोचते हैं हाँ ये तो ईजी है सर, ये हो जाएगा, या समझ में नहीं आ रहा। एक छोटा सा चैप्टर, 8 पेज का आपके एनसीईआरटी का चैप्टर, बेटा देखिए कितना अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। इसके बाद अगर कोई टॉपिक आपको करना है, तो वो आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स करने हैं, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करना है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं, आपको अमाइंस पढ़ने हैं, और इस वेटेज के हिसाब से क्या करना है बेटा, आपको आपकी तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। आपकी तैयारी एरोमेटिक कंपाउंड्स पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, फिर आपका फोकस किस पे होना चाहिए बेटा, बायोमोलिक्यूल्स, फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? चलिए
नेक्स्ट, अगर हम JEE एडवांस की बात करें तो JEE एडवांस में भी रेशियो लगभग कुछ वैसा ही रहता है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी टॉपिक का रहता है तो वो किसका रहता है बेटा, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स का। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाद हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स के बाद में कौन बेटा, आपका कार्बोनिल कंपाउंड, फिर आइसोमर्स, फिर उसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स, देन फिर हाइड्रोकार्बन। क्या मेरी बात क्लियर है? ये आपका किसका वेटेज है बेटा, JEE एडवांस का। ठीक है, तो अगर आपको एडवांस में कुछ अच्छा स्कोर करना है, आपको आपके एग्जाम में बेटा 30 से 35% मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जीओसी और आइसोमेरिज्म तैयार कर सकते हैं, फिर आप हाइड्रोकार्बन्स तैयार कर सकते हैं, फिर आप एल्किल हैलाइड तैयार कर सकते हैं, फिर आप एल्कोहल एंड इथर्स के टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन 4 टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाते हैं तो बेटा 30 to 35 मार्क्स आप डेफिनेटली क्या करेंगे, अपने एग्जाम में स्कोर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो वेटेज है वो 30 to 35 से बढ़ के 40 to 45 पहुंच जाए, तो आपको 3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा करने बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और बेटा कौन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये तो 3 चैप्टर हैं, ये टोटल मिलाकर के कितना वेटेज रख रहे हैं बेटा, 40 to 45% का वेटेज रख रहे हैं। लेकिन तैयारी शुरू आपको जीओसी से ही करनी है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप बेटा आपके एग्जाम में लगभग क्या करना चाहते हैं बेटा, स्कोर करना चाहते हैं, तो 20 to 30% जो इजीली स्कोर किया जा सकता है वो है बायोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर तो अभी डिलीट हो गया, एडवांस के सिलेबस में नहीं पता, ठीक है, मेंस में तो डिलीट हो गया, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो अगर आप इजीली 20 to 30% मार्क्स आपके जेई में स्कोर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स भी करके चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहला पार्ट में हम ये जो आपके 30 to 35% है इस पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जीओसी से। देखिए बेटा, जीओसी में अगर आपको कोई टॉपिक देखना है तो आपको एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, आपको बेटा बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल पता होना चाहिए। इसके बाद आपको एरोमेटिसिटी आनी चाहिए, इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट्स क्या करने हैं बेटा, आपको पढ़ने हैं। और इफेक्ट को सिर्फ पढ़ना, उसकी डेफिनेशन याद नहीं करना है। एग्जाम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और ये कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। एप्लीकेशन आने के लिए आप इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको डेफिनेटली जरूर करेंगे बेटा। इन इफेक्ट में अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं और आप क्या सोचते हैं कि मुझे ये इफेक्ट पता है, मेरा काम बन जाएगा, तो यू आर रॉन्ग बेटा, आपका एग्जाम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जीओसी कर लेते हैं, जीओसी के बाद आपको आइसोमेरिज्म करना है। देखिए बेटा, जनरली आइसोमेरिज्म से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। क्या नहीं आता? आइसोमेरिज्म से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता। आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व्स इन बेसिक रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शंस जब आप पढ़ेंगे वहां पर जो आइसोमेरिज्म्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ काइलर सेंटर इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ड्रग। ठीक है, जब आप लोग ड्रग वाला चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, एक बार जरूर पढ़ के जाना है बेटा। वहां पर डिफरेंट ड्रग के जो भी क्या है काइरल सेंटर्स हैं उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डिलीट हुआ है, आइसोमेरिज्म नहीं, तो वहां से सवाल बन सकता है। तो अगर आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्किप करना है तो बेटा स्किप कीजिए, बट आप इन पॉइंट्स को उस चैप्टर से बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये किससे रिलेट करता है बेटा, आइसोमर से रिलेट करता है। देखिए बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हुए, नो डाउट, ठीक है, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उस टॉपिक का रिलेवेंट कहीं और भी है। जैसे ये आइसोमर का रिलेवेंट किसमें है बेटा, आपके ड्रग वाले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर में है, और वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत डालता है। तो आइसोमर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, आइसोमर के जो एप्लीकेशंस है वो ड्रग वाले चैप्टर में। तो बेटा आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्किप नहीं करना है, उसको आपको करके ही जाना है। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको क्या करना है बेटा, उसको करके जाना है। फिर आपको एल्किल हैलाइड करने, एल्किल हैलाइड में बेटा आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोनो ब्रोमिनेटेड और उसके बाद में आपको मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, आपको पता होगा फ्री रेडिकल की रिएक्शन होती है, उसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। आपको SN2 में फ्रिंकेल्स रिएक्शन और विलियमसन ईथर सिंथलेशन, आपको पता होगा विलियमसन रोना RO
Na, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया है विलियमसन रोना, तो आप इस तरीके से इथर सिंथेसिस देख सकते हैं। आपको पता होगा विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है बेटा, RONA रिएक्ट करता है किसके साथ, RX के साथ, X और Na अलग हो जाता है और क्या बन जाता है, ROR, ठीक है। और यहां पर क्या अलग हो जाता है बेटा, X की जगह आप क्लोरीन प्रीफर कर सकते हैं, तो NaCl बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है बेटा, आपका इथर बन जाता है। तो आप इस छोटे से रिएक्शन को तो मैंने अभी आपको याद करा दिया, विलियमसन रोना, क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट, SN1 में आपको ल्यूकास टेस्ट नहीं भूलना है, और रिएक्शन विथ HI एंड HBr, यहां पे आप स्लैश करके लिख लेंगे बेटा HBr। इन दोनों के साथ रिएक्शंस आपको क्या करनी है बेटा, इग्नोर नहीं करनी। आपको एल्कीन पढ़नी है, और वहां पर जो एडिशन होता है HBr का विथ मार्कोनी-कॉप्स रूल एंड एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, ठीक है। HBr HI का जो एडिशन है एंटी मार्कोनी-कॉप्स और मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से उसको आपको डेफिनेटली करके जाना है। अगला एल्काइंस में बेटा आपको कुछ रिएक्शंस करके जानी है। देन फिर आपको बेटा बेंजीन्स में SN1 SN2 E1 एंड E2 एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये सारी चीजें क्या करनी है बेटा, एल्किल हैलाइड से करके जानी है। नेक्स्ट अगर आप बात करें किसकी बेटा, अल्कोहल एंड ईथर की, तो अल्कोहल एंड ईथर में आपको सबसे पहले तो अल्कोहल का प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करके जाना है बेटा, जो भी आपके OMDM टॉपिक्स हैं इसको आपको करके जाना है। फिर आपको क्या करके जाना है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, इसके जितने भी रिएक्शंस है उसको अच्छे से करके जाना है। फिर आपको फॉर्मिंग ऑफ अल्कोहल एंड अदर कंपाउंड्स पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद में डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, जितने रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हुए हैं वो सारे आपको क्या करना है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर ईथर का फॉर्मेशन और उसका जो बॉन्ड क्लीवेज होता है उस टॉपिक को क्या करके जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस मोर ऑन रिएजेंट रादर देन ऑन मैकेनिज्म। आपको मैकेनिज्म को याद करना या मैकेनिज्म को समझने से ज्यादा किस पर फोकस करना है बेटा, रिएजेंट पर। किस पर फोकस करना है आपको, रिएजेंट, कि यहां हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया तो रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, वो नहीं देखना है, मैकेनिज्म पर नहीं जाना है। समझ में आया। चलिए बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां पर आप पार्ट 2 कवर कर रहे होंगे। पार्ट 2 में बेटा सबसे पहला कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें आपको 4 मेजर रिएक्शंस पढ़ के जानी है। कौन कौन सी वो 4 मेजर रिएक्शंस हैं, आपको कैनिजारो रिएक्शन पढ़ना है, आपको एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है, आपको हेलोफॉर्म रिएक्शंस पढ़ना है, और आपको कौन सा रिएक्शन पढ़ना है बेटा, पेरकिंस रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है बेटा, कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका एल्डोल और कैनिजारो को मिला करके क्वेश्चन डाल देगा, आपका एल्डोल और हेलोफॉर्म के रिएक्शन को मिला करके डाल देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ना चाहिए किसमें बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में, और NCERT बेस्ड पढ़ना है, ठीक है। मात्र बेटा 2 पेज, एक पेज और उसके पीछे वाले पेज में पूरी NCERT ने क्या किया बेटा, आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझा कर रखा है, किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड्स वाले में, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। वहां से आपको क्या करना है बेटा, बहुत अच्छे से उसको करके जाना है। इसके बाद आपको बेटा साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन देखना है कि साइनोहाइड्रिन सर बनता कैसे है, और एसिटल और कीटल, और इसके साथ साथ आप हेमी एसिटल भी करके जा सकते हैं कि वो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करें बेटा किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं और अमाइंस। सबसे पहला सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक एक ऐसा है जहां से क्या होता है बेटा, PYQ भी रिपीट होता है। क्या होता है इस टॉपिक से, PYQ भी रिपीट होता है। 4 मेजर रिएक्शंस आपको यहां पर भी पढ़ के जाना है। सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड, फिर उसके बाद में आपको बेटा डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है बेटा, एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना है, आपको एस्टेरिफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, एस्टेरिफिकेशन। फिर उसके बाद में और अमाइंस के 4 अगर आपको 4 मेजर रिएक्शंस देखने, तो सबसे पहला बेटा आपका जिबलर, फिर उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है बेटा, हॉफमैन के बाद में आपको क्या पढ़ना है बेटा, कार्बोनाइल्स टेस्ट, फिर उसके बाद में डाईएजो कपलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाईएजो कपलिंग, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और बेटा कलर्स ऑफ डाई इन डिफरेंट मीडियम्स, इस टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मेजरली जो रिपीटेड PYQ है बेटा वो यहीं से आते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट
एरोमेटिक कंपाउंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको नाइट्रेशन पता होना चाहिए, यहां आपको ब्रोमिनेशन आना चाहिए, यहां आपको फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन आनी चाहिए, आपको एल्काइलेशन फ्रिडिल क्राफ्ट भी आना चाहिए, और आपको क्या आना चाहिए बेटा, एसाइलेशन। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक में कौन रिएक्ट करता है बेटा, आपका CH3X, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एसाइलेशन में क्या होता है बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OX रिएक्ट करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बस ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अगला बेटा आपका जो भी मिक्स्ड क्वेश्चन है किसके, एलोफेटिक एंड एरोमेटिक स्पीसीज के, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। फिनॉल का प्रिपरेशन देख लेना, इंडस्ट्रियल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? और उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, जितने भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि एस्प्रिन का एग्जांपल, उसका फॉर्मेशन, ये सारी चीजें क्या करना है बेटा, करके जाना है। राइमर टीमेन, इस आदमी को नहीं भूलना है। और कोलबेस रिएक्शंस तो आपको बेटा सभी जगह पर कॉमन मिलेंगी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड होता है, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो इसको क्या करके जा सकते हैं बेटा, आप क्लियर करके जा सकते हैं। नेक्स्ट, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़ना है, कहां से, NCERT से। क्लियर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनो एंड डाइपॉलीसैकेराइड्स, उनके फंक्शनल ग्रुप्स, उनके कायरल सेंटर, उनके प्रिपरेशन का मेथड और उनके यूजेस। क्या मेरी बात क्लियर है? आपको ग्लूकोज के कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, आपके ग्रुप में दिया हुआ है कि स्ट्रेट चेन हमको मेजर करना था, तो हमने क्या किया, हमको क्या करना था, अगर कार्बोनिल कंपाउंड का प्रेजेंस करना था तो हमने कौन सा टेस्ट किया, हमको कार्बोनिल में भी अगर क्या दिया हुआ है बेटा, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट। तो एक सीरीज ऑफ टेस्ट आपकी क्या हुई बेटा, एनसीईआरटी में गिवन है, उसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और टेबल जो आपके एनसीईआरटी में अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, और पेप्टाइड लिंकेज आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का टेबल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जहां पर आपको पता होगा अमाइनो एसिड क्या होता है बेटा, NH2 COOH, ठीक है। यहां पर ये जो R है, अगर ये H हो गया तो इसका नाम क्या होगा, अगर ये CH3 हो गया तो इसका नाम क्या होगा। तो एक पूरा टेबल आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसको आपको क्या करना है बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एकमात्र स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। सबसे पहला, आपको जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है बेटा, जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको लास्ट टॉपिक में, लास्ट आवर में क्या करना है बेटा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला, आपको बेटा आपकी एनसीईआरटी के गिवन आज से जितने दिन भी बचे हैं आपके जेईई के एग्जाम के, 10 रिएक्शन, मैंने जो मेन रिएक्शन बताई हैं वो सारी रिएक्शंस, और डेली आपको कम से कम 10 रिएक्शन रिवाइज करके जानी, तब जाके क्या होगा बेटा, आपका स्टार्ट होगा। अगला, मोर एफिशिएंसी ऑफ 12th एनसीईआरटी सिलेबस देन 11th एनसीईआरटी सिलेबस। आपको 11th के सिलेबस, ये मैं बात कर रहा हूं बेटा सिर्फ ऑर्गेनिक की नहीं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पूरी केमिस्ट्री को मिला करके मैं बात कर रहा हूं बेटा। आपको 11th से ज्यादा किस पे फोकस करना है, 12th पे फोकस करना है। अगला, फोकस मोर ऑन रिएजेंट रादर देन ऑन मैकेनिज्म। पहले भी ये बात मैं आपको बता चुका हूं, आपको रिएजेंट पे ज्यादा फोकस करना है बेटा, रादर देन मैकेनिज्म। लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट पॉइंट, जो की है बेटा, क्या क्या आपको करना चाहिए अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए डूज पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आपको उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये नहीं कि हाँ ये तो मुझे आता है, ये बोल के आपको छोड़ नहीं देना है, ठीक है। एग्जाम में धोखा हो सकता है। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आपका, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उसको क्या करना है बेटा, सिंपल ओवर विन एंड विन स्ट्रेटजी। अगर आप उसका सिंपल ओवरऑल व्यू ले लेंगे तो वो आपके लिए कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, विन एंड विन सिचुएशन। क्यों? क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसको आपने और स्ट्रॉन्ग कर दिया, और जो वीक पॉइंट था वहां पर आपने क्या कर लिया बेटा, उसकी सिंपली स्टडी कर ली है, तो वो आपके लिए विन एंड विन सिचुएशन होगी। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगला, एमसीक्यू का क्वेश्चन करना है, ठीक है, एंड 1 to many मैट्रिक्स मैचेस। जो आपको क्या आता है बेटा, मैट्रिक्स मैचेस के क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा करने हैं। इस बार आपके एग्जाम में आपको ये मैट्रिक्स मैचिंग के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन मॉक टेस्ट प्रॉपर एंड डू देयर पेपर एनालिसिस। आप टेस्ट तो दिला लेते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करना भूल जाते हैं।
आपको उसको एनालिसिस करनी है, जहां गलती हुई है उस गलती को सुधारना है और अपने आप का एक बेटर वर्जन लेकर के नेक्स्ट टेस्ट में जाना है। नेक्स्ट, गिव सेल्फ पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स यू हैव डन इन टेस्ट। अगर आप टेस्ट में कोई क्या करते हैं बेटा, मिस्टेक करते हैं, तो आपको सेल्फ पनिशमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कोई पसंदीदा चीज है तो आपको उस पसंदीदा चीज को नहीं देखना पड़ेगा। देखिए बेटा, जब तक आप खुद के लिए लॉयल होते हैं, ठीक है, तब तक आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आपने खुद के लिए ईमानदारी छोड़ दी तो आपको जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो अगर आप कोई गलती करके आते हैं तो उस गलती को जस्टिफाई करने की जगह आपको बेटा सेल्फ पनिशमेंट देनी पड़ेगी। जब तक आप खुद की गलतियों को रियलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को अपनी की हुई गलतियों के लिए पनिश नहीं करेंगे, इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको बेटा विजेता नहीं बना सकता। तो अगर आपको जेईई मेंस का एग्जाम फोड़ना है तो आपके टेस्ट में आपसे जो भी गलती हुई है दोबारा वो गलती रिपीट ना हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सेल्फ पनिशमेंट देनी पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अगला मैं आपको बताता हूं आपको इस एग्जाम में क्या क्या नहीं करना है। समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट तो आपको पैनिक नहीं करना है। बेटा देखिए, अगर आपसे 100% क्वेश्चन नहीं हो रहे तो जरूरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर आईआईटीज में जाना है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको बेटा 70% मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, आपको 30% या 20% पे फोकस नहीं करना है। अगला, डोंट स्टार्ट एनी न्यू बुक। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोई भी नई बुक को स्टार्ट नहीं करना है। आपको आपके बेटा नोट्स पर बिलीव करना है और जो स्टडी मटेरियल आपके पास है आपको सिर्फ उसी पर विश्वास रखना है। अगला, आपको क्या करना है, डोंट टेक एनी रिस्क रिगार्डिंग योर हेल्थ। बेटा पढ़ते 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 आप अपने स्लीप साइकिल को बर्बाद ना करें। जनरली हमने देखा है कि बच्चे रात रात भर जग जाते हैं, दिन भर सोने लग जाते हैं, ठीक है, अपना खाना कम कर देते हैं, खाने पीने का भी फिक्र हो जाता है। तो आपको अपने हेल्थ के साथ रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, दाल चावल आपके मेस में जो मिल रहा है, मैं जानता हूं मेस का खाना उतना अच्छा नहीं लगता है, बट अभी आप अपने हेल्थ को लेकर के रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बेटा तभी आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, ना किसी फ्रेंड के चक्कर में, ना किसी स्पोर्ट्स के चक्कर में, ना किसी इवेंट के चक्कर में। ठीक है, जनरली हमने देखा है कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी इन तीनों चीज में एंगेज होके क्या हो जाते हैं बेटा, अपनी पढ़ाई बर्बाद कर देते हैं। हो गया बेटा, फोन की घंटी बज गई थी। ठीक है, घंटी और पुंगी कभी भी बज सकती है। चलिए बेटा, नेक्स्ट, ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, ये आपको आपके एग्जाम में डेफिनेटली करके जाने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा है, आपको थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, आपको बेटा जो भी इक्वेशन आपके क्वेश्चन में दिखेगा आपको क्या करना है बेटा, उसको बैलेंस करना नहीं भूलना है। अगला, जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल के क्वेश्चन बना रहे होंगे, आपको कोशिश ये करना है कि आपको क्या करना है बेटा, सारे फिजिकल वेरिएबल्स के यूनिट्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना है। अगला, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लॉ के जो भी आपके आर के वैल्यूज हैं, जैसे आप अगर जूल्स में ले रहे हैं वर्क डन को तो ये कितना होता है 8.314। अगर आप कैलोरीज में ले रहे हैं तो आर कितना लेते हैं बेटा 2। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको क्या होनी चाहिए बेटा, पता होनी चाहिए। अगला, आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको शेप्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगला, जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शंस हैं उसको तो आपको भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट, सेकेंड पीरियड्स के एलिमेंट एक्सपेंड नहीं होते, उनमें ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होता, जैसे कि थर्ड सेल के थर्ड पीरियड के ऑर्बिट्स में होता है। ठीक है, उनमें एक 3D होता है जो कि वैकेंट होता है, तो उनमें क्या होता है बेटा, जो आपका ऑक्टेट होता है वो एक्सपेंड कर जाता है, लेकिन सेकेंड पीरियड में नहीं करता है। अगला,
स्पेशल कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी लाइक रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी, ये आपको क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो क्या हो जाता है बेटा, आपका स्टेबल हो गया। अगला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जितने भी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स आपको रिएक्शन में देखने को मिलेंगे, आपको उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हमेशा ध्यान देना है, और रिएजेंट और उनकी कंडीशंस को क्या करना है बेटा, हमेशा आपको फोकस करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, आप जेईई मेंस 2023 केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं। इसमें टफ सिर्फ इतना था, मीडियम बीच में था, और इजी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेंस बहुत टफ होता है। मेंस में इजी क्वेश्चन का अगर आप परसेंटेज देखें तो ओवरऑल कितने परसेंटेज बेटा आपके क्या थे बेटा, इजी थे। 61% आपका पेपर इजी था। समझ में आया बेटा? अगर आप ध्यान दें, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमने क्या किया बेटा, इसका अलग अलग से डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री की आप बात करें तो जनवरी के सेशन में कितने इजी आए थे, 80। अप्रैल की बात करें तो 59, जनवरी की बात करें तो बेटा 87, और अप्रैल की बात करें तो 60। और ऑर्गेनिक में 91 क्वेश्चन जनवरी सेशन में क्या आए थे बेटा, बहुत इजी फॉर्मेट के आए थे। अप्रैल में ये थोड़ा सा टफ हो गया था। अगर आप बात करें बेटा मॉडरेट, ठीक है, मीडियम लेवल की, तो इसमें क्या है बेटा, आपका 32% है। और टफ क्वेश्चंस जो आपको लगता है बहुत ज्यादा आते होंगे, बट जेईई में टफ क्वेश्चन का परसेंटेज कितना है बेटा, ओनली एंड ओनली 7%। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। समझ में आया? ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा एनालिसिस। आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप बेटा अगर इस वीडियो को यहां तक देखें, इसका मतलब आप सिंसियर हैं, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है। तो बेटा मेरी ये वादा है, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखे हैं तो आपका सिलेक्शन इस साल होने वाला है। आप अपने एनआईटी और आईआईटी में जाने वाले हैं, ठीक है बेटा। और अगर आप इस बार एग्जाम को फोड़ने वाले हैं और आप आईआईटी में जाने वाले हैं, तो बेटा मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा कि हाँ सर, मैं इस बार आईआईटी में जाऊंगा या मैं इस साल आईआईटी में जाऊंगी, और आपको जाके दिखाऊंगे, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हम आपके इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आपके लिए और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज और भी बहुत सारी प्लानिंग्स वेट कर रही हैं बेटा। अगर आप चाहें तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसके थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम बेटा आपको क्या करेंगे, उसके थ्रू गाइड देने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं हमारे रायपुर ब्रांच में, हमारे कांकेर ब्रांच में, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।